दोस्तों कुछ ऐसी बात है जो आप लगातार गलत करते आ रहे हो, गलतियां करते आ रहे हो और वो चीज़ें अगर आपने नहीं सुधारी तो आपकी जो जवानी है वो खराब हो सकती है। पढ़ाई आप करते जाओगे लेकिन वो सफलता नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। कुछ महत्वपूर्ण सलाह मेरी तरफ से मैंने लिखी भी है वो जो आपके काम आएंगी और मैं अक्सर अपनी वो टेलीग्राम चैनल पर बताता रहता हूँ। आज मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। पहले जो दोस्तों मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट ये है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है? वो मतलब ये है कि जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल में, इंटर में, क्लास 8 में, तो आप स्कूल में स्टेबल थे। आप अपनी पढ़ाई के लिए 50 तरह के अलग अलग टीचर्स पर डिपेंड नहीं थे। आपको पता था कि ये सब मेरे स्कूल के टीचर हैं और ये जो मुझे कराएंगे उसी को मेरे को पढ़ना है, उसी को मुझे याद करना है, उसी को मुझे समझते हुए एग्जाम देना है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे, बात खत्म। बहुत ज़्यादा अगर कोई बात होती थी तो एक आध ट्यूशन आपकी लगी होगी, यही सब तो था। 50-50 जगह अलग अलग जगह जाके तो आप अलग अलग स्कूलों में नहीं जाते थे ना। जैसे कई सारे स्कूल्स आपकी सिटी में होंगे, आप मान लो ABCD 4 तरह के स्कूल आपकी सिटी में है और आप जो है A स्कूल में पढ़ते हो, तो आप B, C और D वाले स्कूल से कोई रिलेशन नहीं रखते होगे। इसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है उससे भी आपको कोई मतलब नहीं होगा, इसके स्टूडेंट क्या कर रहे हैं इससे भी कोई आपको मतलब नहीं होगा। यहाँ पे अगर कोई एग्जाम हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, तो उससे भी आपको कोई मतलब नहीं था। यही गलती अब आप करने लग गए हो। अगर मान लो दोस्तों आप किसी ए इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो या ए किसी किताब से पढ़ रहे हो, तो आप ए अपनी अपनी किताब पे स्टेबल नहीं रहोगे। आप बी में क्या चल रहा है, अच्छा उस वाली PDF में क्या आ गया, अच्छा उस संस्थान ने करंट अफेयर्स के बढ़िया नोट्स दे दिए, ये लो साहब एक और नई मैगजीन आ गई करंट अफेयर्स की। तो आपका मन ए पे कम टिका हुआ है, B, C, D पे ज्यादा उलझा हुआ है और ये आपके लिए पतन का कारण है। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसको ट्रस्ट भी कह सकते हो आप। ट्रस्ट का मतलब है कि आप अगर ए स्कूल में पढ़ते हो तो फिर, या पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर में, तो आपको भरोसा था कि मेरा स्कूल जैसा है ठीक है, मुझे यहीं से करनी है। लेकिन अब आपको अपने संस्थान पे, अपनी किताबों पे, या आप जहाँ से भी कुछ भी कंटेंट ले रहे हो उस पर भरोसा कम करते हो, दूसरों में ज़्यादा उलझे रहते हो, इसलिए दिक्कत आती है। ये चीज़ अगर आपने नहीं सुधारी तो आपका परिणाम नहीं सुधर पाएगा, ये सत्य है। ठीक है, पहली चीज़ तो दोस्तों ये। सेकंड जो चीज़ है वो है कि आपका जब स्कूल का टाइम रहा था ना, उसको याद करते हुए सोचो कि आप जो है होमवर्क पर कितना ध्यान देते थे। यानी होमवर्क का मतलब है रिवीजन। आपको आज भी याद होगा कि जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे तो एक होमवर्क का पैटर्न था। होमवर्क का मतलब होता है रिवीजन। अगर आप दोस्तों आज अपने पढ़े हुए को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, उसको होमवर्क के तौर पर नहीं ले रहे हैं, तो आप कितना भी नया कलेक्शन पढ़ते चले जाओ, नया कलेक्शन अपने दिमाग में घुसेड़ते चले जाओ, सारी चीज़ें इधर से इनपुट होंगी, इधर से आउटपुट हो जाएंगी, कोई आपके पास जो है रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो होमवर्क वाली चीज़ को याद करते हुए आप सबसे ज़्यादा ध्यान दो रिवीजन पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मान लो आप दोस्तों 100% की स्टडी कर रहे हो, तो उसमें 60% आप नया पढ़ लो, 40% आप रिवीजन कर लो। मतलब अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे आप नया पढ़ो और 4 घंटे पुराना रिवाइज करो। अब रिवीजन में प्रैक्टिस भी शामिल होती है, रिवीजन में करंट अफेयर्स भी शामिल है। मतलब रिवीजन का मतलब है कि जो आपने ये 2-4 दिन पहले पढ़ा था, महीने भर 15 दिन पहले पढ़ा था, उसको दोबारा भी तो देख लो कि आपके दिमाग में है या उतर गया। एक चीज़ ये। और दोस्तों क्या आपको सलाह है, एक मेरी सलाह ये है कि जो कॉम्पिटिटिव दुनिया होती है, कॉम्पिटिटिव मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाली जो दुनिया है, यहाँ पर आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि क्या वो एग्ज़ाम कट ऑफ पार करने के लिए है या फिर वो जॉब डिसाइड करने के लिए है, फाइनल मेरिट जो है वो डिसाइड करने के लिए है। क्या इस एग्ज़ाम से कट ऑफ पार होगी या मेरिट बनेगी। जहाँ PCS प्री जैसा जो एग्ज़ाम है, जैसे मान लो आप PCS प्री दे रहे हो, तो वहाँ सिर्फ आपको कट ऑफ पार करनी होती है। ये बात आप समझदार हैं। कट ऑफ पार करने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए। आपको एक आइडिया है, PCS 2024 की जो कट ऑफ गई है दोस्तों, वो जनरल कैटेगरी में 76 क्वेश्चन गई है। 150 में से 76 क्वेश्चन कट ऑफ गई है। तो एक मोटा मोटी आइडिया मैं आपको लगा के बता देता हूँ कि जब आप PCS प्री जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हो, दे रहे हो, तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि साहब कट ऑफ पार करनी है, ज़्यादा खोपड़ी नहीं लगानी, PYQ कर लूँगा, कुछ स्पेशल नोट्स वोट्स पढ़ के चला जाऊँगा, करंट अफेयर्स कर लूँगा और आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा हेडकबाजी नहीं है। जहाँ मेरिट डिसाइड हो रही है वहाँ आपका माइंडसेट दूसरा होना चाहिए, लेकिन आप करते कुछ नहीं हो।
आपको कट ऑफ पार करनी है तब भी वही माइंड सेट है आपका, आपको मेरिट बनानी है तब भी वही माइंड सेट है। एक ही खोपड़ी लेके जो है दो तरह की अलग अलग प्रकृति वाली परीक्षाओं में बैठ जाओगे तो दिक्कतें आएंगी। जहाँ मेरिट डिसाइड होती है वहाँ एक एक नंबर की वैल्यू है, वहाँ आपको ध्यान रखना है कि कितनी रिस्क लेनी है। जैसे लेखपाल की परीक्षा में मैंने पर्सनली कहा था अपने टेलीग्राम पे, जिसका मजाक भी आप लोगों ने बनाया और कुछ बड़े बड़े टॉपर्स ने भी मजाक बनाया था उसका, लेकिन बाद में वो हमारे पक्ष में रहा। देखो मैंने कहा था कि 100 प्रश्न आते लेखपाल में, 100 में से 100 मत करके आना, क्योंकि पेपर बनाने वाला तुम्हारा फूफा नहीं है। मैंने ये बात कही थी, बड़े बड़े लोगों ने इसका मजाक बनाया, लेकिन जो लोग धनाधन तुक्के मार के आए, धनाधन तुक्के, तुक्के पे तुक्के, धै तुक्के, तुक्के तुक्के, सबका रायता ही फैल गया। नेगेटिव मार्किंग भी होती कि नहीं होती। तो ये भी याद रखो कि जहां आपको क्वेश्चन पढ़ के हवा ही नहीं लग रही, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कहाँ से पूछा, उसमें क्या पूछा है, तब भी बी लगा दो, सी लगा दो, मत करो। जहाँ मेरिट डिसाइड होती है वहाँ आधे आधे नंबर से लोग बाहर होते हैं। कट ऑफ डिसाइड करने में तब भी आप रिस्क ले सकते हो कि ठीक है साहब 95-96 हो गए, एक आध नंबर कट भी जाएगा तो कट ऑफ तो पार हो ही जाएगी। लेकिन अगर आपका एक आध नंबर यहाँ कट गया तो आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी। जैसे कि लोअर पीसीएस में मेरिट डिसाइड हो सकती है, हो सकता है एक नंबर से लोग बाहर हो जाए, हो सकता है एक नंबर से कोई ईओ बन जाए, कोई ऐसा ही बन जाए, वो सप्लाई इंस्पेक्टर बन जाए ना। तो ये माइंड सेट का बहुत अंतर होता है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये खोपड़ी आपकी नहीं चलेगी, आप परीक्षाओं में उस सार्थकता से परिणाम नहीं ला पाओगे जितनी की आवश्यकता होती है। तीसरी दोस्तों एक सलाह मेरी और है, वो ये है कि जब आप लोग जैसे मान लो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, एक सलाह मैं आपको टेस्ट सीरीज की भी दे रहा हूँ। क्या सलाह दे रहा हूँ मैं? जैसे आपका कोई एग्जाम अगर ऑनलाइन मोड में है, ऑनलाइन में जैसे बैंक का, एसएससी के एग्जाम ऑनलाइन मोड में होती है, तो आप जो टेस्ट लगाया करो वो एप्लीकेशन पर लगा सकते हो। जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो जैसे संस्थान चल रहे हैं उनके ऐप पे आप जो टेस्ट लगा रहे हो। लेकिन जहां आपका जो एग्ज़ाम अगर ऑफलाइन मोड में हो रहा है, जैसे लेखपाल की परीक्षा ऑफलाइन है, पीसीएस प्री, आरओ प्री, हाईकोर्ट का आरओ प्री, ये सारी जो परीक्षाएं वो ऑफलाइन मोड में है। तो जब इसके टेस्ट लगाओ दोस्तों तो ओएमआर पे लगाओ। ये आप लोग गलती कर रहे हो, समझ नहीं रहे इसकी गंभीरता। अगर आप एप्लीकेशन पे लगाओगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपने जैसे बी गोला भर दिया, मान लो एप्लीकेशन पे आपने बी पे टिक कर दिया, तो यहाँ आपको चांस मिलेगा कि आप जो है वो गोला चेंज कर सको। एप्लीकेशन पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, ओएमआर पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आपने एक बार गोला भर दिया तो भर दिया। तो ये जो आप यहाँ तो आप चेंज कर लेते हो थोड़ी देर बाद, यहाँ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन टेस्ट सीरीज में आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, नहीं कर रहे, तो जैसा रियल एग्जाम हो रहा है वैसे करो। ऑफलाइन टेस्ट, अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो आप पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लो, नहीं तो मोबाइल में से ही प्रश्न पढ़ते चले जाओ। 20 रुपए की ओएमआर खरीद लो, अपने प्रश्न मोबाइल में पढ़ा, उत्तर ओएमआर में भरा, फिर आंसर की से अपने मिला लो, कितने सही हुए कितने गलत हुए। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं ध्यान रखोगे दोस्तों तो एक सीक्वेंस आपका बिगड़ जाएगा, आपकी लाइफ जर्नी का, स्टडी सर्किल का एक पूरी जो साइकिल होती है वो उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी जितनी कि आज के ज़माने में आवश्यकताएं हैं। एक और चीज़ मैं दोस्तों आखिरी में कहूँगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो आप तो समझदार अपने आप को हो ही, कोई क्या समझाए आपको, है ना। आज के ज़माने में स्टूडेंट्स से ज़्यादा कोई समझदार है ही नहीं है, क्योंकि कोई किसी को समझाए तो लोग कहते हैं कि ज्ञानचंद आ गए साहब ज्ञान देने। तो ज्ञानचंद की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है। जैसे दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट का एक पहाड़ है, मान के चलते हैं, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। और यहाँ सरकार ने ये कहा कि जो व्यक्ति इसको ऊंचाई को पार कर लेगा, जो जितनी ज़्यादा ऊंचाई को पार कर लेगा उसको हम नौकरी देंगे, ये नियम रखा। अब मान लो 20 लोगों ने फॉर्म भरा कि साहब जो जितना ऊंचा जाएगा, और 20 लोगों ने फॉर्म भरा और 5 वैकेंसी हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ तो समझ जाओगे। 20 लोगों ने आवेदन किया और 5 लोगों की वैकेंसी है। अब आप चढ़े साहब, आपको यहाँ 2000 मीटर पे ही लगा कि भाई हमारी तो बस की है नहीं, और 20 में से 10 लोगों को यही लगा कि भाई 2000 मीटर से ज़्यादा कोई नहीं चढ़ सकता। तो आपका एक माइंडसेट बन गया कि 2000 मीटर तक ही कोई जा पाएगा, इससे आगे जाना असंभव है। आप लोगों, क्योंकि ज़्यादातर लोग 2000 मीटर तक ही पहुँच पा रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग बचे, हो सकता है कोई 2500 मीटर तक पहुँच जाए, हो सकता है कोई 3000 मीटर तक, कोई 5000 मीटर तक, मतलब अलग अलग लोग, ज़्यादातर लोग यहीं लुढ़क गए और कुछ लोग ऊपर भी चले गए। लेकिन जो एक बड़ी संख्या में लोग जो नीचे ही लुढ़क गए, उनके सामने कोई समझदार व्यक्ति अगर ये कह दे
कि देखो 3000 मीटर तक, 3500 मीटर तक पहुंचना कठिन नहीं है। तो आज का स्टूडेंट क्या कहेगा, तुम्हारे बाप में दम हो तो 3500 मीटर पहुंच के दिखा दो, तुरंत कमेंट कर देगा। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि लेखपाल जैसी परीक्षा में अगर कोई यूट्यूब पर पढ़ाने वाला कोई शिक्षक या कोई आपका बड़ा भाई, आपका कोई दोस्त अगर ये कह देता कि 65, 67, 68 नंबर लाना नैतिक रूप से जरूरी था उस पेपर में, तो आप लोगों ने कमेंट में बाढ़ भर कर दोगे कि तुम्हारे बाप में दम हो तो 65 नंबर ला के दिखा देते। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर 10 बच्चे 2000 मीटर तक चढ़ पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता। इसका मतलब अगर आप लोगों के नंबर अगर 60 से कम आए लेखपाल जैसे पेपर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 60 से ज़्यादा किसी के आ ही नहीं सकते। आने वाले लेके आए हैं, मैं तो खुद बता दूंगा। हमारे एक विद्यार्थी हमारे ग्रुप में शामिल है, जिशान अहमद नाम है उनका। आरओ की जो परीक्षा 2023 में अभी हुई है, जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग पर रोक लग गई है वो माइग्रेशन वाले केस में, उसमें वो फाइनली सेलेक्ट है। उन्होंने लोअर उसकी लेखपाल की परीक्षा दी और उनके 72 हो रहे हैं कट पिट के, और जबकि कोई उनके साथ कोई ऐसी नहीं है कि कोई स्पेशल फैसिलिटी उन्हें मिली हो या कोई ऐसे सेंटर पे उनका पेपर था कि जहाँ नकल चल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से वो तैयारी की उन्होंने, आरओ में फाइनली सेलेक्ट है वो, तो ज्वाइनिंग पर रोक लग गई जिशान साहब की, जिशान अहमद नाम है उनका, इसलिए 72 नंबर है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके 70, 72, 71 नंबर हैं। जिसके नहीं आ पाए उसको ये समझाओ कि भाई आप भी प्रयास करिए, आपके भी आ सकते हैं, कोशिश तो करो, पढ़ाई उस लेवल पे लाओ तो सही, पढ़ो पूरा सिलेबस। लेकिन नहीं, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई समझा दे उन्हें तो लड़ने को तैयार हो जाएंगे कि साहब तुम्हारे बाप में दम होती तो ला के दिखा दो। तो आपका कंपटीशन दोस्तों किसी शिक्षक या किसी यूट्यूब पर समझाने वाले आपके या किसी दोस्त के बाप से थोड़े नहीं है। आपका कंपटीशन तो जिशान अहमद जैसे लोगों से है जिनके इतने नंबर आए हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक तैयारी में अपना वक्त बिताया है, उन्हें पूरा सिलेबस प्रिपेयर है, कहीं से उठाए कुछ भी पूछ लो वो 10 में से 8 सवाल कर लेंगे और उस लेवल पे आपको पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि कमेंट सेक्शन में किसी भी व्यक्ति की आलोचना करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी समझदारी से पढ़ाई करने में। एक और आखिरी सलाह है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इतने वीडियो लंबे बनाता नहीं हूँ वैसे, समझदार ये सलाह देने वाले मैं 2-4 मिनट में ख़त्म करता हूँ, पर आज थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बहुत ज़रूरी बातें करनी थी। एक आखिरी सलाह है, वो है आपके प्रैक्टिस करने के तरीके पे। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि भाई यूट्यूब पे लाइव वीडियो लेके आते हैं बड़े बड़े लोग साहब, मतलब जैसे होता है ना, एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, फिर लाइव वीडियो चल रही है साहब, आप उसका आंसर बता रहे हो, मास्टर साहब पूछ रहे हैं इसका आंसर बी होगा सी होगा, आप बता रहे हो साहब बी होगा बी होगा, एक बी लाइव चल रहा है। तो इन सब लाइव वीडियो से दोस्तों प्रैक्टिस होती है। जो लोग सेलेक्ट होके बैठे हैं ना, उन्होंने कभी ये ड्रामे नहीं किए कि लाइव वीडियो बैठ के साहब बी सी चल रहा है। जो व्यक्ति वास्तविकता में सेलेक्ट है वो इतना सिंसियरिटी से पढ़ाई की उसने कि उसने यूट्यूब से सिर्फ उतनी मदद ली जितनी उसे आवश्यक थी। बाकी जहाँ से उसने किसी के नोट्स पढ़े, किसी की क्लास ली, किसी की किताबें पढ़ी, उसी को उसने बार बार दोहराया। वो पूरे दिन यूट्यूब पर ये लाइव वीडियो नहीं देखता है। जो व्यक्ति सेलेक्ट होते हैं, आप जब भी किसी अच्छे व्यक्ति जो सेलेक्ट हो चुके हैं पीसीएस में, आरओ में, उनसे जब मिलेंगे ना तो आपको वो यही बात बताएंगे कि यूट्यूब पर कम से कम समय दो। कोई व्यक्ति कोई सीरीज अगर आपको अच्छी लगे, जैसे करंट अफेयर्स के लिए आप कोई क्लास देख रहे हो, तो प्रॉपर अगर आपको कोई क्लास दे रही है, जैसे मेरी क्लास आती है, मैं उसमें प्रैक्टिस थोड़ी कराता, मैं तो उसमें बताता हूँ कि ये न्यूज़ है, ये खबर है, इसमें ये हुआ, तो वो तो एक पूरी थ्योरी क्लास हो गई। आप थ्योरी क्लास अगर कहीं मिल रही है आपको तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको वो वीडियोस देखो जो ये कमेंट जिसमें कमेंटबाजी नहीं चल रही कि बी, क्योंकि इसमें तो टाइम जाता है। दूसरा, आप उसमें अंडर कॉन्फिडेंस आते हो कि हो सकता है बाकी कमेंट करने वाले सही जवाब दे रहे हैं, आप लोगों को वो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, तो कॉन्फिडेंस गिरता है कि यार बाकी सबके तो सही कमेंट आ रहे हैं, मेरा नहीं आ रहा, तो ये कॉन्फिडेंस भी गिरता है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ आपका समय बच रहा है, कहाँ आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, कहाँ मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करने से मैक्सिमम आउटपुट निकल रहा है। ये नहीं है कि साहब एक धकापेल चलती चली जा रही है दुनिया, आप सिर्फ पढ़ाई के नाम पे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के, या किताब जो मन में आ गई वो उठा ली, आज पढ़ लिया कल गैप हो गया, ये सब चीज़ें बंद करो। अगर वास्तविकता में अगर चयन आपको चाहिए तो ये कुछ बातें जो मैंने बताई, जैसे आपने सारी बातें समझी, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली बात ये थी कि साहब जो मैंने सबसे पहले आपको बताई वो थी कि आपको अपनी ही एक कोचिंग पे, मतलब ये अपने नोट्स पे, अपने पे स्टेबल रहना है। बाकी लोग दुनिया में क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, टेलीग्राम पे चल रहा है, उससे कम मतलब रखो, मतलब ही मत रखो।
दूसरा, होमवर्क की तरह पढ़ना सीखो, रिवीजन करो। तीसरा, मैंने आपको बताया कि जहाँ कट ऑफ डिसाइड करनी है वहाँ दूसरी तरीके से पेपर देना है, जहाँ मेरिट डिसाइड होगी वहाँ माइंडसेट अलग होना चाहिए। एक मैंने ये भी सलाह दी कि तुक्के जो धुआंधाड़ मार देते हो वो नहीं मारता, वो मत मारा करो। टेस्ट सीरीज का भी मैंने बताया कि अगर ऑनलाइन पेपर है तो ऐप पे दो, ऑफलाइन है तो OMR पे दो, ये प्रैक्टिस आपको मजबूत बनाएगी। फिर मैंने ये बताया कि अगर किसी और के नंबर ज़्यादा आते हैं और कोई व्यक्ति आपसे कहे कि इतने नंबर लाना नैतिक रूप से ज़रूरी था, तो ये वास्तविकता में स्वीकार किया करो कि कहीं ना कहीं कमी आपकी रह गई, आपको अभी और आगे बढ़ना है। फालतू की कमेंट दूसरे से करना, आलोचना करना, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक दोस्तों मैंने ये भी बताई बात कि YouTube पर लाइव प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, इसकी जगह आप स्वयं टेस्ट करेंगे अपने आप को टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो बेनिफिशियली ज़्यादा रहेगा जो सेकंड ऑप्शन है। बाकी आप लोग समझ यहाँ तक टिके होंगे तो आपको हो सकता है कुछ पॉजिटिव सलाह आपकी समझ में आए, और ना समझ में आए दोस्तों तो माफ़ी चाहता हूँ आपके लिए। शुक्रिया।